साथियों नमस्कार। मैं सुनील कुमार, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण थ्योरी की, जो कि है ब्रूनर की जो थ्योरी। आप सबको पता है कि ब्रूनर ने अपना एक सिद्धांत दिया, अन्वेषणात्मक सिद्धांत, या अपन इसको संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी कहते हैं। आप सबको पता होगा कि वैसे संज्ञानात्मक विकास जो है जीन पियाजे ने भी दिया है, और संज्ञानात्मक विकास जो सिद्धांत है सबसे पहले जीन पियाजे ने ही दिया था, और उसी के बाद में उसी के सिद्धांतों पर कुछ बदलाव करते हुए ब्रूनर ने अपनी एक थ्योरी विकसित की थी। उसमें कुछ अगर बात करें सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में, तो कहीं काफ़ी हद तक जो जीन पियाजे की जो थ्योरी है, कुछ स्तरों पे उनमें दोनों में समानताएं हैं, तो कुछ विभिन्नताएं भी देखने को मिलेगी इनके विचारों में। तो यहाँ पे जो सबसे जो मोटी बात है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई है, जबकि ब्रूनर ने अपना जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं बताई है उन्होंने कितनी बताई है, कुल 3 अवस्थाएं बताई है। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 3 अवस्थाओं की बात की है। अब इसमें आपको एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखनी है कि ब्रूनर जो है वो स्वयं भी क्या कहलाते हैं, निर्मितवादी कहलाते हैं, या अपन कह सकते हैं उनको रचनावादी भी कह सकते हैं। यानी ब्रूनर की बात करें अपन, ब्रूनर, पियाजे और वाइगोत्स्की, ये तीनों ही क्या है, निर्मितवादी कहलाते हैं, या अपन उनको कह सकते हैं इनको रचनावादी। यानी जो रचनावादी जो विचारधारा है ये है कि आपको देखिए इसको समझना होगा कि रचनावादी जो विचारधारा ये मानती है कि बच्चे स्वयं अपने अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। वहाँ में इन तीनों में भी है कुल मिला के रचनावाद से संबंधित, लेकिन इन तीनों में भी कुछ थोड़ी थोड़ी विभिन्नता है, जहाँ पे ब्रूनर जो है वो ये मानता है कि बच्चे खुद भाषा ही उसको एक वातावरण का मिलना जरूरी है, और उसमें वो स्वयं अनुक्रिया करते हुए ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। और वाइगोत्स्की जो है वो भी यही बात कहता है कि बच्चों जो है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में अपने अनुभवों के माध्यम से, या अपन कह सकते हैं लोगों के बीच में अंतःक्रिया के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। जबकि जो जीन पियाजे उनकी जो विचारधारा यहाँ थोड़ी हटकर है, हालांकि वो भी रचनावादी है। उनकी जो विचारधारा वो ये थी कि बच्चा जो है भाषाई माहौल नहीं होगा, ठीक है, या उसके बिना भी वह सक्रिय अपने अनुभवों के माध्यम से उम्र बढ़ने के साथ साथ, यानी जैविक परिपक्वता के साथ साथ वो अपने अनुभवों को प्राप्त करता जाएगा और उसमें ज्ञान का निर्माण होता जाएगा। तो ये इन तीनों की मोटी विशेषताएं जो मैंने बता दी है। तो एक तो जो महत्वपूर्ण बात ये आपको ध्यान में रखना है कि ब्रूनर जो है बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा को महत्वपूर्ण मानता है। वाइगोत्स्की भी संज्ञानात्मक विकास में भाषा को महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन यहाँ पे पियाजे है उसका थोड़ा विचार हटकर है। लेकिन तीनों ये मानते हैं कि बच्चे स्वयं अपने अनुभवों के माध्यम से, या कह सकते हैं अपन भाषा के माध्यम से ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की बात की है, उन्होंने 3 अवस्थाओं की बात की है। और इन्होंने जो अब इनकी दो एक पुस्तक है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, एक तो है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये ब्रूनर की पुस्तक है। और एक दूसरी पुस्तक है द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन, रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आप समझते जाइए या लिखते जाइए, मैं इनको वापस क्लियर कर दूंगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है, जो ब्रूनर है इनकी जो पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए अब मैंने क्लियर कर दिया इसको। तो ब्रूनर का जो अन्वेषणात्मक एक संज्ञानात्मक सिद्धांत है। अब बात करते हैं, ब्रूनर जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। और अब इसमें जो पहली बात यहाँ पे ये देखिए आप कि ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में मुख्य रूप से 2 बातों पर ध्यान दिया है। उनकी जो 2 बातें क्या है, पहली बात तो उन्होंने ये था कि देखिए एक और बात यहाँ पे ब्रूनर ने सबसे पहले जो वृद्ध है या प्रौढ़ है उन पर उन्होंने अध्ययन किया था, बाद में जो किशोर है उन पर अध्ययन, उसके बाद बाल्यावस्था, और उसके बाद में उन्होंने शिशुओं के ऊपर अध्ययन किया था। तो ब्रूनर ने उन बालकों में ये 2 बातों पर उन्होंने देखा कि उनका जो समस्या थी, उन्होंने ये जो सिद्धांत का निर्माण किया था वो किन बातों के ऊपर था। पहली बात तो ये थी कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करते हैं। उनके मन में ये चीज़ थी कि बालक ज्ञान का तो निर्माण करते हैं, लेकिन वो अपने अनुभवों को किस रूप में वो व्यक्त करते हैं। और दूसरी है शेष अवस्था व बाल्यावस्था में बालक चिंतन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि
उनके पास अनुभव तो है, लेकिन वो मानसिक रूप से उनको प्रकट किस रूप में करते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से अध्ययन किया और उन्होंने तीनों अवस्थाएं प्रकट की, या तीन अवस्थाओं की बात की, और उन अवस्थाओं के माध्यम से उन तीनों में बताया कि बालक अपने विचारों को या मानसिक अनुभूतियाँ हैं उनको वह किस रूप में प्रकट करता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि उनकी जो तीन अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाएं हैं, तीन अवस्था। पहली है सक्रियता विधि, सक्रियता विधि, पहली है सक्रियता विधि, दूसरी है प्रतिमा विधि, और थर्ड है सांकेतिक विधि। ये उन्होंने तीन अवस्थाओं की बात की थी। ठीक है, इसको अपन कह सकते हैं इनएक्टिव मोड, फिर है आइकोनिक मोड, और थर्ड है सिंबॉलिक मोड। अवस्थाओं की अगर अपन बात करें, अवस्थाओं की अपन बात करें तो देखिए जो सक्रियता विधि है उसका समय माना गया है जन्म से 1 वर्ष तक का जो समय है, और इसको कई जगह माना गया है 1 से 1.5 वर्ष भी माना गया है, और कई जगह माना गया है 6 वर्ष तक भी। ठीक है, और अब जो है सांकेतिक विधि, इसका समय माना गया 7 वर्ष के बाद। आपको यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जो ब्रूनर के अनुसार आपको पूछा जाए कि अवस्थाएं कितनी, तीन अवस्थाएं। पहली है सक्रियता विधि, सेकंड है प्रतिमा विधि, और तीसरी सांकेतिक विधि। तो इसका एक क्रम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इसका जो सही क्रम क्या है, सक्रियता विधि, सेकंड है प्रतिमा विधि, और थर्ड है सांकेतिक विधि। इनएक्टिव मोड, आइकोनिक मोड और सिंबॉलिक मोड। आपको हो सकता है ये हिंदी में वर्ड नहीं दिए हुए हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण थ्योरी है, इनएक्टिव मोड, आइकोनिक मोड और सिंबॉलिक मोड। तो ये आप अच्छे से इसको याद कर लेना, इनएक्टिव मोड, आइकोनिक मोड और सिंबॉलिक मोड। तो जन्म से 1 वर्ष तक, और फिर 1 से 1.5 वर्ष तक, या लगभग 6 वर्ष तक, और उसके बाद में 7 के बाद में। तो अब आगे देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर पहले कि जो सक्रियता विधि है, इसमें क्या होता है कि बालक, जो छोटा बालक होता है, अपने उसके पास पहले से तो कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वह क्या है, वस्तुओं से प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया करता है। जो वस्तुएं वातावरण में पड़ी है, कोई भी चीज़ें हो सकती है, चाहे वो एक पेन हो सकता है, कोई पत्थर हो सकता है, तो वो उनसे स्वयं अंतःक्रिया करता है, या सक्रियता से उनको अनुभव प्राप्त करता है, और उन अनुभवों को वो अपने संज्ञान में शामिल करता है, या उनके आधार पर वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है। सक्रियता विधि वो हो गई। ठीक है, फिर आती है प्रतिमा विधि। इसमें क्या होता है कि बालक, उसकी उम्र बढ़ती है तो वो क्या है, वस्तुओं के बारे में प्रत्यक्षीकरण करने लगता है। कौन सी अवस्था में, सेकंड जो अवस्था है, यानी वह समझने लगता है, वातावरण को अच्छे से देखने लगता है वह। ठीक है, और उसके आधार पर वो ज्ञान का निर्माण करने लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे प्रतिमा विधि, या अपन कह सकते हैं इसको दृश्य विधि। तो यहाँ पे क्या होता है, बालक उसके सामने जो भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति है, उनको अपने मस्तिष्क में ऐड करता जाता है, जो भी वस्तुएं, और उन वस्तुओं को, चाहे वो एक किसी जानवर का चित्र हो, चाहे किसी व्यक्ति का चित्र हो, उसके मस्तिष्क में अपन कह सकते हैं उसका बिंब का निर्माण हो जाता है, उसका बिंब का निर्माण उसके मस्तिष्क में हो जाता है, और इसके आधार पर वो क्या है, अपनी बातों को फिर वापस बता सकता है। अब आप ये सोचिए, यहाँ पे ब्रूनर कह रहे हैं कि अगर बालक किसी वस्तुओं के बिंब ही नहीं बनाएगा, या किसी व्यक्ति का बिंब ही उसके मस्तिष्क में नहीं बनेगा, तो वो अपने अनुभवों को कैसे व्यक्त करेगा, ये बड़ा सवाल है। तो यहाँ पे अपन ये मानते हैं कि बालक जब 1-1.5 वर्ष का हो जाता है, उसके बाद में उन वस्तुओं के बिंब का निर्माण उसमें अच्छे से प्रारंभ हो जाता है, और वो बिंब ही भविष्य में उसके समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। और वह किसी भी अपनी बात को रख रहा है तो वो भी अपने अनुभवों के बारे में बताएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूँ कि जैसे एक बालक को, जैसे मान लीजिए हाथी देख लिया है, ठीक है, उसका मस्तिष्क उसके बिंब में बन गया है, ठीक है, या उसका एक बिंब उसने बना लिया है। अब उस हाथी के बारे में अभी उसको 1 या 2 विशेषताएं पता है कि ये इतना बड़ा जानवर होता है, या लेकिन भविष्य में उसके बारे में कुछ और भी बातें पूछी जाएगी, तो वो अपनी प्रतिमा बनाएगा, उसमें वर्गीकरण करेगा कि हाँ, इनमें से अपन को हाथी के बारे में पूछा जा रहा है, तो हो सकता है उसके मस्तिष्क में कई और भी जानवर हो, जैसे गाय है वगैरह वगैरह, जो भी जानवर। लेकिन अब उसके हाथी की बात की जा रही, तो वह तुरंत वो बिंब उसके मस्तिष्क में होगा, और उस बिंब के आधार पर वह अपनी बात को रख सकता है। क्योंकि देखिए, पहली बात यहाँ पे क्या थी कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है। तो पहली अवस्था जो है वो अपने शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से अपनी बात को रखता है।
ठीक है। दूसरी अवस्था जैसे मान लीजिए बालक को भूख लगी है पहली अवस्था में, तो वो रोएगा, या अपन कह सकते हैं हाथ पैरों को वो मारेगा इधर उधर, तो वो उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है। दूसरी अवस्था में मैंने बात की कि यहाँ पे जो बालक है वो अपनी बात को पहले प्रतिमा बनाएगा और उसके बाद में उस प्रतिमा के आधार पर अपनी बात को रखेगा। तो सेकंड हो गया। और तीसरी है सांकेतिक विधि। सांकेतिक विधि, इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है भाषा का, ठीक है। संकेत अपन कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं प्रतीक भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, देखिए शब्द हिंदी में चेंज हो सकते हैं। सक्रियता विधि, प्रतिमा विधि को दृश्य विधि भी कह सकते हैं, सांकेतिक विधि को प्रतीकात्मक विधि भी कह सकते हैं। तो लेकिन आपको इंग्लिश में ज़रूर इसकी टर्मिनोलॉजी है वो आप ध्यान में रखना। सक्रियता विधि, प्रतिमा विधि और सांकेतिक विधि। तो सांकेतिक विधि में क्या होता है कि बालक के पास भाषा का विकास हो जाता है। तो भाषा का विकास हो जाता है तो अब अपनी बातों को किस रूप में प्रकट करेगा, भाषा के ही रूप में प्रकट करेगा। भाई भाषा का विकास हो जाएगा तो बालक अपनी बात को भाषा के माध्यम से ही प्रकट करेगा, या अपन कह सकते हैं वो प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को प्रकट करेगा। चाहे वो लिखित रूप हो सकता है, चाहे मौखिक रूप हो सकता है, तो वह संकेतों के माध्यम से अपनी बात को प्रकट करता है, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे अब देखिए कि शेषावस्था बाल्यावस्था में बालक चिंतन कैसे करता है। तो दोनों बात मैंने अच्छे से समझा दी है कि दोनों जो बात है वो उसमें किस रूप में वो प्रकट कर सकता है या किस रूप में वह प्रकट करता है, ये बातें इसमें मैंने क्लियर कर दी है। अब देखिए आगे इनको पढ़ते हैं। देखिए आप इसमें ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को 3 तरीकों से अभिव्यक्त करता है। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपने अनुभूति कितने रूपों में अभिव्यक्त करता है, 3 रूपों में, आपको ध्यान रखना है। पहली जो सक्रियता विधि है, पहली कौन सी है, सक्रियता विधि, जन्म से अपन कह सकते हैं 1 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस विधि में शिशु अपनी अनुभूतियों, अपने अनुभवों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है। आपको ये पूछा जा सकता है, जैसे पहला क्वेश्चन, ब्रूनर के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा अपने अनुभवों को व्यक्त करता है, तो आपको बताना है सक्रियता विधि। कौन से हो जाएगा यहाँ पे, सक्रियता विधि। और इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से बालक बाह्य वातावरण के मध्य संबंध स्थापित करता है। अगर वो क्रियाएं ही नहीं करेगा तो उसको अनुभव कैसे प्राप्त होंगे, और जब उसको अनुभव प्राप्त हो जाएगा तो उन अनुभवों के माध्यम से ही क्या है, लोगों के बीच में वह सामंजस्य स्थापित करता है। आप देखते चाहे एक वर्ष का बालक हो, वो भी एक परिवार में सामंजस्य बनाकर रहता है, और लेकिन वो किस माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से। सेकंड है दृश्य प्रतिमा विधि, जिसको अपन आइकोनिक मोड भी कह सकते हैं। आइकोनिक जो मोड है यहाँ पे देखिए, इस विधि में आइकोनिक मोड जिसकी अवस्था मैंने बताई 1 से लगभग 1.5 वर्ष, या अपन कह सकते हैं कई जगह 6 वर्ष भी है, लेकिन आप इसको ज़्यादा बेटर माने 1 से 1.5 वर्ष। इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर प्रकट करता है। ब्रूनर के अनुसार दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ब्रूनर के अनुसार किस अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों को दृश्य प्रतिमाओं के रूप में प्रकट करता है, या अपने अनुभवों को दृश्य प्रतिमा यानी अपने मस्तिष्क में को पहले वो बिंब बनाएगा और उसके बाद में वो कई बातें बताएगा। अगर उसी बालक को आप अचानक से कुछ बातें पूछते हैं तो आप देखते हैं कि वो कुछ नहीं बता सकता है या वो कुछ नहीं बता पाता है, तो वो बालक कुछ समय ले रहा है। उस वक्त हकीकत में वो कर क्या रहा था, ब्रूनर कहता है कि उस वक्त अपनी मस्तिष्क में वो प्रतिमा या बिंब का निर्माण कर रहा होता है। जो उसने बिंब तो पहले ही निर्माण कर लिया था, लेकिन वो वर्गीकरण करता है कि किसकी बात की जा रही, तो वो उसके चेतन मन में आता है। अचेतन में से कहाँ पे, उसके चेतन मन में आता है, और उस चेतन मन के आधार पर वो उस प्रतिमा के आधार पर अपन कह सकते जब वो चेतन मन में होगा, ठीक है, उसका चेतन मन कार्य करेगा, तभी उसकी जो है वो जिस बात उसको पूछी जा रही वो प्रतिमा उसके मस्तिष्क में होगी, और उस प्रतिमा के आधार पर वो कई बातें बताने में सक्षम हो जाएगा, ठीक है। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण है। प्रत्यक्षीकरण देखिए यहाँ पे, इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण यानी समस्या को समग्र रूप से वो देखता है। देखिए जैसे उसको किसी जानवर के बारे में विशेषता पूछी जाएगी तो वह विभिन्न जानवर उसके मस्तिष्क में होंगे, लेकिन उनमें से वह किसकी बात की जा रही है, तो उसका समग्र रूप से अच्छे से प्रत्यक्षीकरण करेगा और उन विशेषताओं के बीच में वो विभेद करेगा, तभी वह उसके बारे में बता पाएगा। फिर है नेक्स्ट आगे थर्ड है यहाँ पे सांकेतिक विधि। सांकेतिक विधि जो है यहाँ पे देखिए, इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक संकेतों के माध्यम से यानी भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करता है। अपने अनुभवों को किसके माध्यम से, शब्दों के रूप में प्रकट करने लगता है। किसके अनुसार, ब्रूनर के अनुसार तीसरी अवस्था में। कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था। इस विधि में बालक प्रतीकों
को प्रतीकों यानी अपन कह सकते हैं सिंबल्स मूल विचारों के रूप में विकसित कर लेता है। ठीक है, उन प्रतीकों के रूप में क्या है वो उसको संबंधित करने की योग्यता वो विकसित कर लेता है कि उन प्रतीकों के आधार पर अपनी बात को कैसे रखना है या यूँ कह सकते हैं अपन कैसे लिखना है। तो ये बात हो गई ब्रूनर के सिद्धांत की। देखिए 3 अवस्थाएं हैं, सक्रियता विधि, सेकंड प्रतिमा विधि और थर्ड सांकेतिक विधि। अपन इंग्लिश टर्मिनोलॉजी इनकी जो बात करें तो इनएक्टिव मोड, आइकोनिक मोड और सिंबॉलिक मोड। क्या इनएक्टिव मोड, आइकोनिक मोड और सिंबॉलिक मोड। सिंबल एक प्रतीक हो गया जो तीसरी अवस्था, ठीक है, और आइकन उसके लिए कोई दृश्य विजुअल थिंग्स हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब्रूनर के सिद्धांत के प्रमुख तथ्य हैं। अब इस सिद्धांत में ब्रूनर ने क्या क्या बातें एक निष्कर्ष निकाला। देखिए यहाँ पे पहला है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अंतर्दर्शी चिंतन होता है, या अपन कह सकते हैं अंतर्दर्शी चिंतन उपयोगी होता है क्योंकि बालक के पास पहले से उसके पास ज्ञान है। ठीक है, और अपने उस ज्ञान यानी पूर्व ज्ञान का वह प्रयोग करने में सक्षम होगा, तभी वो सीखना उसके लिए स्थायी होगा। तो ये बड़ी बात है कि बालक के पास जो उसको हम जो नॉलेज दे रहे हैं उसके बारे में उसको पूर्व ज्ञान होना चाहिए, या उसकी जो संरचना है उसको संरचनात्मक अधिगम इसका सिद्धांत भी कहते हैं। तो संरचना है उसके बारे में बालक को अवगत करा जाए, क्योंकि प्रत्येक विषय की अपनी अपनी एक संरचना होती है, उसको कौन सी शिक्षण विधि के माध्यम से उसको पढ़ाना है। फिर है सेकंड, जो ज्ञान स्वयं खोजकर प्राप्त किया जाता है वही सार्थक व स्थायी होता है। अन्वेषणात्मक सिद्धांत तो नाम ही है इसका, ठीक है, या अपन कह सकते हैं इसका संरचनात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं, संज्ञानात्मक संरचनावादी। उन्होंने क्या कहा कि बालक जैसे पियाजे वाइगोत्स्की कहते हैं कि स्वयं खोजकर प्राप्त ज्ञान जो होता है वो उसके लिए क्या होता है सार्थक भी होता है और स्थायी भी होता है, और वो स्कीमा बना सकता है। बालक को जो कुछ पढ़ाया जाए वह व्यक्ति व समाज दोनों से संबंधित हो। अगर जो कुछ पढ़ाया जा रहा है अगर उसके स्वयं के लिए और उस समाज से संबंधित नहीं होगा तो उसमें एक भाषाई इंटरेक्शन है ना वो नहीं हो पाएगा। तो वैसी स्थिति में भाषा को, तो मैंने शुरू में कहा था कि ब्रूनर ने भाषा को काफ़ी महत्वपूर्ण माना है। तो अपन कह सकते हैं उन्होंने समाज को, सामाजिक अंतःक्रिया को भी महत्वपूर्ण माना। तो यहाँ पे ये बात किनके अनुसार मिल रही है, वाइगोत्स्की के अनुसार, ना कि पियाजे के अनुसार। तो सीखने की परिस्थिति में बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले। पियाजे का और कथन क्या है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को क्या, हम ये नहीं समझे कि बच्चों के पास कोई ज्ञान नहीं होता है कि या अपन कह सकते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन अपन को ये देखिए सबसे पहली अवस्था सक्रियता विधि है, यानी पहली अवस्था यानी लगभग जन्म से 1 वर्ष, या अपन कह सकते हैं प्रारंभिक समय जो बालक होता है वो करके सीखने का उसका समय होता है। ज़्यादा से ज़्यादा बालक क्रियाशील होता है और क्रियाशीलता के माध्यम से हमको उसको सिखाना चाहिए। करके सीखने के सिद्धांतों पर आधारित बालों को शिक्षण विधियाँ उसके काम में ली जानी चाहिए। फिर ब्रूनर ने 2 प्रकार के संबंधा पर बल दिया, एक तो व्यक्तिगत संबंधा और सेकेंड है सामाजिक संबंधा। यानी केवल व्यक्तिगत संबंधा की तो बात करता है पियाजे, जबकि यहाँ पे व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों संबंध की बात की है। आगे देखिए इस सिद्धांत के आधार पर बात आती है कि पूर्व अनुभव के आधार पर उसको नवीन ज्ञान दिया जाए और विषय वस्तु को तार्किक ढंग से एवं कठिनाई स्तर के चयन में विकास स्तर का जरूर ध्यान रखा जाए कि बालक को आप कौन सी शिक्षण विधियों को पढ़ा रहे, इससे इसका चयन करने से पहले आप उसके विकास के स्तर का जरूर ध्यान में रखें। आप उसकी जो कठिनाई स्तर है वो उसकी विकास की अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए। और अंतिम है यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन व दंड पर बल देता है। तो पुनर्बलन को भी इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण माना है। बालक अपने वातावरण में अंत्यक्रिया करते हुए या पुनर्बलन दंड के माध्यम से वह सीखता जाता है। तो यहाँ पे ये अपनी जो ब्रूनर की जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो। दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।